Hello students, welcome to Swamiraj online learning portal. I am your English teacher Muhammad Azim and today we are going to study the 8th paragraph from the first chapter of supplementary section of English literature textbook of class 9th। यानी कि आज हम लोग क्लास 9th की इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक के सप्लीमेंट्री पार्ट से पहले चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको लिखा है ए फेमस इंडियन राइटर मुल्कराज आनंद ने। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है, जैसे कि टाइटल से पता चलता है कि ये एक ऐसे छोटे बच्चे के बारे में चैप्टर है। एक बच्चा है, चाइल्ड छोटा सा, जो कि खो गया है। एक अपने माता पिता के साथ वो एक मेले में जाता है और वहाँ पर चीज़ों को कुछ देखता है और उनकी तरफ आकर्षित होता है और एक समय ऐसा आता है कि वो खो जाता है। तो जब वो खो जाता है, अपने माता पिता जी से बिछड़ जाता है, तो वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या आता है, किस तरह के विचार आते हैं और किस तरह से वो पहले चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। बाद में जब वो अपने माता पिता जी से बिछड़ जाता है तो घबरा जाता है, तो फिर वो क्या करता है, क्या सोचता है, क्या होता है फिर बाद में, ये इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरह से बताया गया है। यानी कि जो राइटर हैं मुल्कराज आनंद, उन्होंने एक छोटे बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है, यानी कि बच्चे की मनोस्थिति का बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे किया है, यानी कि उसका चित्रण किया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पैराग्राफ नंबर 8 जो है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो पैराग्राफ हैं 7 पैराग्राफ तक, वो मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियोज़ में स्टूडेंट्स हम लोग पैराग्राफ नंबर 8 एंड 9 को डिस्कस करेंगे। पहले पैराग्राफ 8 को डिस्कस करेंगे, बाद में पैराग्राफ नंबर 9 पर बढ़ेंगे। तो दोनों ही पैराग्राफ के बारे में आगे बढ़ने से पहले, यानी उन्हें स्टार्ट करने से पहले, हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से आपको स्टोरी का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मतलब अभी तक जो स्टोरी में हुआ उसके बारे में एक बहुत ही शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये जो स्टोरी है वो एक बच्चे की है। जैसी बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो रूरल बैकग्राउंड से आता है, यानी कि वो गांव का रहने वाला बच्चा है। तो उस गांव में बसंत का मौसम चल रहा है, बहुत ही सुहावना सा मौसम है। तो उस मौसम के उपलक्ष्य में एक खास आयोजन होता है, एक मेले का, बहुत ही बड़ा और भव्य मेला होता है। तो उस मेले के बारे में जब वो बच्चा सुनता है तो अपने माता पिता जी से ज़िद करता है कि मुझे उस मेले में जाना है घूमने के लिए। तो वो वहाँ जाता है, उसके माता पिता जी उसे ले जाते हैं, कहते हैं ठीक है चलिए उसको ले चलते हैं। उसको ले जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। बच्चा अपने माता पिता जी के साथ जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और साथ ही साथ हर चीज़ से वो अट्रैक्ट होता है, ये दिखाया गया है। यानी कि जब वो मेला जा रहा होता है तो वो आने जाने वाले लोगों की तरफ, जो मेले की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो पगडंडी है छोटी सी, जो आगे गांव के बाहर मेला लगा हुआ है एकदम, वहाँ से मतलब जितने भी लोग जा रहे हैं उन सबको देखता है, हैरान हो जाता है कि इतनी भीड़ है, इतने लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी में जा रहे हैं, जो बैलगाड़ी होती है, सब नए कपड़े पहन के जा रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब के सब जा रहे हैं। ये देख करके बच्चा बड़ा ही एक्साइटेड होता है कि ज़रूर मेले में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, जैसा कि उसने सुना था। और जब मेले में जब वो पहुंचता है तो वो बात सच हो जाती है, यानी कि वहाँ पे उसको इतनी सारी और इतनी बढ़िया चीज़ें दिखती हैं कि उन सब चीज़ों की तरफ वो एक एक करके आकर्षित होता है। यानी कि कभी वो देखता है मिठाई की दुकान तो मिठाई लेना चाहता है, कभी वो खिलौने लेना चाहता है, कभी वो फूलों की तरफ आकर्षित हो जाता है, जो फूल बेचने की दुकान होती है, तो कभी वहाँ चला जाता है, तो कभी किसी चीज़ की तरफ, अलग अलग चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, कभी खिलौने की तरफ, कभी गुब्बारों की तरफ। तो हर बार वो उन्हें खरीद लेना चाहता है, पा लेना चाहता है। अब वो छोटा बच्चा है, वो तो खरीद सकता नहीं, क्योंकि उसके पास इतना अमाउंट है नहीं, इतनी धनराशि नहीं है कि वो खरीद सके। वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, जो छोटे बच्चे होते हैं कोई चीज़ को खरीदने के लिए अपने साथ में जो बड़े लोग जो गए होते हैं, चाहे वो माता पिता हों या और कोई हो, उनसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, बार बार उसके मन में आता है और वो उस चीज़ को, जिसको वो चाह रहा है, जिसको वो पसंद कर रहा है, उस चीज़ को खरीदने के लिए या लेने के लिए अपने माता पिता जी से ज़िद करता है, लेकिन सिर्फ अपने मन में। वो ये बात बोलता नहीं है अपने मुंह से। यानी कि वो ज़िद ऐसे नहीं करता है कि माता जी से पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे ये चाहिए, या अपनी माता जी से बोलता है कि माँ मुझे वो खरीद के दो, मुझे वो चाहिए। ऐसा नहीं कहता है। उसके मन में ये आता ज़रूर है खरीदने के लिए, लेकिन वो कह इसलिए नहीं पाता है क्योंकि वो जानता है उसे मना कर दिया जाएगा। क्योंकि भले ही ये चैप्टर में अभी तक ये बताया नहीं गया है, लेकिन इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनके माता पिता जी का स्वभाव क्या है, बहुत ही सख्त है। मतलब वो बच्चे की बेवजह की जो ज़रूरतें हैं और ज़िद हैं उनको पूरा नहीं करते।
यानी कि वो बहुत ज़्यादा बच्चों को लाड़ दुलार प्यार नहीं करते हैं। मतलब कि वो जब उनका दिल करता है तो बच्चे को कोई चीज़ लेके दिला देते हैं, लेकिन बच्चे की ज़िद पूरी नहीं करते हैं। आम तौर पे ऐसा होता आया होगा कि बच्चे ने जितनी बार भी चीज़ों को लेने की ज़िद करी होगी, हर बार उसे झिड़की मिली होगी या हर बार उसको डांट दिया गया होगा, कभी प्यार से तो कभी डांट से, कभी कभी हो सकता है शायद पिटाई भी हो गई हो। तो इस वजह से बच्चा क्या होता है, डर जाता है। मतलब बच्चे की मनोस्थिति क्या बनती है, उसकी साइकोलॉजी ये बन जाती है कि हम भले ही चाहे कहें इसको, लेकिन ये दिलाया नहीं जाएगा मैं, इसलिए वो कभी वो कहता है, अपने मन में ही कहता है कि अरे मुझे वो चीज़ चाहिए, अरे मैं ये ले लेता हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, अरे माँ मुझे ये ख़रीद दो, लेकिन वो ले नहीं पाता, मतलब कह भी नहीं पाता ख़रीदने के लिए, और अपने आप ही मन में सोचता है कि उसके माता पिताजी कभी उसको ये बोलेंगे तो कभी वो बोलेंगे, कभी गुब्बारे के लिए कहेंगे कि तुम इतने बड़े हो गए अभी तक तुम गुब्बारों से खेलोगे, बेकार है, छोड़ो हटाओ, नहीं खेलना है। कभी फूलों के लिए अगर वो कहेगा तो कहेंगे कि ये फूल बेकार हैं, घटिया है, फूल का क्या करोगे, मुरझा जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, इनको के लेके क्या मिलेगा तुम्हें, कुछ मिलेगा थोड़ी, छोड़ो बेकार है ये भी। और अगर वो कभी मिठाई लेने के लिए, कोई खाने की चीज़ के लेने के लिए कहेगा तो उसको ये सुनने को मिलेगा कि तुम कितने भूखड़ हो, हैं कितना खाते हो, अभी तुमने घर पे खाया था। ये ऐसे जैसे कि अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ऐसे ही डांटते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के। तो बच्चा जानता है कि वो जब कहेगा तो उसको ऐसे ही सुनने को मिलेगा, ऐसे ही बातें सुनने को मिल सकती हैं, इसलिए वो अपने मन में खुद ही अपने आप को समझा लेता है और वो उन चीज़ों को रिजेक्ट करके फिर वो आगे बढ़ जाता है अपने माता पिता जी के पीछे पीछे। माता पिता उसके आगे चल रहे हैं, मेले में आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अगर अलग अलग जो स्टॉल लगे होते हैं, अलग अलग जो ठेले लगे होते हैं मेले में, उन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो अभी तक वो बार बार चीज़ों को रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाता है। पहले वो मिठाई की दुकान पे गया, फिर वो अपने आप ही उसको रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाता है, फिर वो फूलों की दुकान की तरफ आकर्षित होता है। तो अगले पैराग्राफ में हमने देखा कि वो गुब्बारों की तरफ आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो वहाँ से ये सोचा, उसके अपने मन में सोचा कि उसके माता पिताजी कहेंगे कि तुम इतने बड़े हो गए अभी तुम गुब्बारों से खेलोगे, तो ये सोच के कि उसकी मजाक ना बन जाए या उसकी हंसी ना उड़ जाए, उसको शर्मिंदा ना कर दिया जाए, फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो फिर वो आगे बढ़ता है, अब वो कहाँ पहुँचता है, ये पैराग्राफ नंबर 8 से कंटिन्यू किया गया है। तो स्टूडेंट्स चलिए ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए चलिए पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं कि उस गुब्बारे वाले के दुकान से, उसके जो स्टॉल से बच्चा आगे बढ़ता है, तो वो एक कहाँ पहुँचता है, स्नेक चार्मर, एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर एक सांप को पालने वाला सपेरा है, यानी कि सांप को पालने वाला या उसका खेल तमाशे दिखाने वाला, करतब दिखाने वाला जो होता है वो स्नेक चार्मर कहलाता है। स्नेक चार्मर यानी कि सपेरा। स्टूड यानी कि उस जगह पे खड़ा है। प्लेइंग, प्लेइंग का अर्थ होता है कि खेलना, एक तो अर्थ होता है खेल, अगर वर्ब की तरह देखा जाए तो यहाँ पे अगर नॉर्मली देखेंगे तो उसका अर्थ खेलना ही होता है, लेकिन अगर प्लेइंग के साथ में किसी वाद्य यंत्र का नाम जुड़ा होता है, यानी कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि म्यूज़िक बजाने वाला कोई बाजा या कोई भी चीज़, तब उसका अर्थ हो जाता है, तब प्लेइंग का अर्थ हो जाता है बजाना, या बजा रहा है या बजा रहा था। तो स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, फ्लूट एक बांसुरी बजा रहा था। फ्लूट का अर्थ होता है बांसुरी, लेकिन जो सपेरे होते हैं वो तो बीन बजाते हैं। तो यहाँ पे बीन बजाने का मतलब यह है कि बीन को भी उन्होंने फ्लूट बताया है। जो फ्लूट का अर्थ है बीन को बजा रहा है, यानी कि सब अपनी बांसुरी को बजा रहा है। टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक सांप के लिए वो बांसुरी बजा रहा है या बीन बजा रहा है। विच कॉइल्ड इटसेल्फ यानी कि जो कुंडली मारे हुए है। कॉइल्ड का मतलब होता है गोल गोल घूम के कुंडली मारे हुए है। इटसेल्फ का मतलब खुद, वो खुद कुंडली मार करके उस छोटी सी टोकरी में, बास्केट यहाँ पे बोला गया है, इन अ बास्केट, यानी कि छोटी सी टोकरी भी कह सकते हैं, पिटारा भी कह सकते हैं, जो भी कह लें, जिसके अंदर से सांप की जो टोकरी होती है जिसमें वो बैठा है और रहता है, जो सपेरे अक्सर लेके चलते हैं, गोल जैसी होती है, वही लिए हुए है और उसके अंदर सांप बैठा हुआ है, मतलब कि गोल ऐसे कुंडली मार के बैठा है। इट्स हेड रेज्ड, उसका जो सिर है वो रेज्ड का मतलब खड़ा हो गया था, यानी कि उसका सिर जो है वो ऐसे उठा हुआ है। इन अ ग्रेसफुल बेंड, बहुत ही शानदार तरीके से मुड़ा हुआ, यानी कि बेंड का मतलब होता है झुका हुआ। लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, ऐसा लग रहा था कि किसी हंस की गर्दन, उसका सिर जो था वो किसी हंस की गर्दन की तरह ऐसे उठा था, मतलब गोल गोल घूमा हुआ। बहुत ही देखने में उसका जो सिर था, जो उसका फन था,
सांप का, वो देख के बहुत ही सुंदर लग रहा था, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब आश्चर्यजनक लग रहा था। बच्चा पहली बार देख रहा था किसी बड़े से सांप को, इतने बड़े सांप को अपने बिल्कुल अपने सामने बैठे हुए और फन उठाए हुए बैठा। बाकी तो उसका शरीर था वो कुंडली मारे हुए उस टोकरी में था, और जो सिर था सांप का वो उठा हुआ था और क्या कर रहा था, while the music stole into its invisible ears, यानी कि जो म्यूजिक था, म्यूजिक पर वो झूम रहा था। इसका अर्थ ये होता है while the music stole का मतलब होता है चुरा लिया। स्टील का अर्थ, एक होता है स्टील का मतलब जिसमें जो लोहे का एक मिश्र धातु होती है, मिक्सचर होता है जो कि बहुत ही मजबूत होता है, वो स्टील होता है। एक और स्टील होता है STEAL, स्टील का अर्थ होता है चुरा लेना। तो स्टोल का अर्थ हुआ चुरा लिया। म्यूज़िक ने क्या किया, चुरा लिया। म्यूज़िक चुरा नहीं लेगा, यहाँ पे चुराने का अर्थ ये है कि म्यूज़िक ने आकर्षित कर लिया उसका ध्यान, इसको चुराना कहेंगे। इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, म्यूज़िक जो थी उसकी अदृश्य कानों में पड़ रही थी। सांप के कान दिखते नहीं हैं, होते नहीं हैं, सांप के कान नहीं होते हैं, सरीसृप प्रजाति का होता है, उसके कान नहीं होते हैं। तो वो ऐसा माना जाता है कि मतलब कि सांप जो है वो धुन को सुन रहा है और झूम रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एक फैक्ट ये भी है कि जो सांप होता है वो सिर्फ ध्वनि तरंगों को जो कंपन होती हैं, जो ज़मीन के थ्रू, मतलब ज़मीन पे जो होते हैं कंपन, तो वो जो उसके सीने पे जो शल्क लगे होते हैं, बने होते हैं, उनसे वो महसूस करता है कि कोई आ रहा है या जा रहा है, इसको महसूस करता है। उसके कान नहीं होते बिल्कुल भी, और वो बिल्कुल भी उसको सुनाई नहीं दे सकता, वो सुन नहीं सकता है। ठीक है, तो उसको सुनाई नहीं देता तो फिर वो हिलता कैसे है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वो बीन जब बजाई जाती है तो अपने सिर को भी ऐसे से हिलाता डुलाता रहता है। इसका कारण ये है कि जो बीन को सपेरे जानबूझ करके इधर उधर ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, और उसकी वजह से उनसे आकर्षित होकर के सांप भी अपना सिर बीन के तरह ही हिलाता डुलाता रहता है, और सामने देखने वाले जो दर्शक होते हैं उनको लगता है कि सांप म्यूज़िक सुन के झूम रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि म्यूज़िक उसको सुनाई नहीं दे सकती है। वास्तविकता ये है कि सांप के कान ही नहीं होते हैं, तो वो सुन ही नहीं सकता है। ये तो एकदम फैक्ट बात है। तो ये क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, यानी कि उसके अदृश्य कानों में म्यूजिक पड़ रहा है। अदृश्य कान का मतलब कान तो है ही नहीं उसके, फिर भी ऐसा लग रहा है कि उसके कानों पे म्यूजिक पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, लाइक द जेंटल रिपलिंग। रिपलिंग का मतलब होता है कोई लहरदार चीज़, कोई घूमी हुई चीज़। तो जेंटल रिपलिंग का मतलब कि बहुत ही मनमोहक और सुंदर लहरदार संगीत, यहाँ पे संगीत की बात हो रही है। तो संगीत को क्या कर रहा है वो, एन इनविजिबल वाटरफॉल। एक ऐसा लग रहा है कि इनविजिबल वाटरफॉल यानी कि एक वो है, एक झरना है, संगीत का झरना, मतलब संगीत गिर रहा है झरने की तरह बहते हुए, अदृश्य झरने की तरह। इनविजिबल वाटरफॉल का मतलब ये हुआ कि अदृश्य झरने की तरह। तो उससे क्या होता है, जो सांप जो है वो उस संगीत में पूरी तरह से खोया हुआ है, उस संगीत में डूब गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा दिख रहा है बच्चे को कि वो उस म्यूज़िक को सुन के, जो सपेरा बजा रहा है बीन से, उसको सुन करके सांप जो है वो बिल्कुल उसमें खो गया है, और वो भी हिल रहा है, डोल रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं सांप नाच रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसा कर रहा है सांप, और ये देख करके, ये दृश्य देखकर बच्चा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही उत्साहित है और रोमांचित है। लेकिन क्या होता है, द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स, बच्चा क्या करता है, चला जाता है। टूवर्ड्स का मतलब आगे की तरफ, किसकी तरफ, द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे की तरफ आगे बढ़ता है। बट लेकिन नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, वो ये जानता है, उसको ये अचानक से याद आ जाता है, उसको इस चीज़ का स्मरण हो जाता है। हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उसके पिताजी ने, माताजी ने, यानी उनके पेरेंट्स ने फॉरबिडन, मना किया था, बिल्कुल सख्ती से किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना, ऐसे उन्होंने उसको प्रतिबंधित किया हुआ था, यानी कि कह सकते हैं मना किया हुआ था। किस चीज़ के लिए मना किया था, टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक, इस तरह का बेकार म्यूज़िक, संगीत। कोर्स का अर्थ होता है बिल्कुल जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई मूल्य ना हो, बेवजह का। ठीक है, तो संगीत तो बज रहा है, लेकिन इस संगीत से क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, ऐसे नहीं मिल रहा है। तो यही पेरेंट्स उसके कह रहे हैं कि ऐसे बेकार के, बेवजह के और बेतुके घटिया संगीत को सुनने के लिए क्या किया था उनके माता पिताजी ने, फॉरबिडन, यानी कि मना किया हुआ था। तो ये जानता है जब, तो क्या करता है, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि वो स्नेक चार्मर यानी कि सपेरा जो है वो बजा रहा है, यानी कि जो बजा रहा था जो सपेरा,
म्यूज़िक बजा रहा था, उस तरह के बेकार से घटिया संगीत को सुनने के लिए उसके माता पिताजी ने मना किया था। ये बात बच्चे को पता चल जाती है, उसको याद आ जाता है। जब ये याद आ जाता है तो क्या करता है बच्चा? ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे बढ़ जाता है। उस सपेरे की तरफ नहीं, बल्कि उस सपेरे की दुकान को छोड़ के, यानी कि जो वो नाच दिखा रहा है सांप का, उसको छोड़कर वो फिर आगे बढ़ जाता है। वो बार बार और दूसरी चीज़ों की तरह आकर्षित हो रहा है सब पर, और यहाँ सांप के नाच की तरफ भी वो आकर्षित हो गया और वो उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, उसको कुछ याद आ जाता है कि उसके माता पिताजी ने तो मना किया हुआ था ये चीज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए। तो फिर वो फिर से उसको डांट ना पड़ जाए, इसलिए उसको छोड़ देता है और अपने माता पिता के साथ वो पीछे पीछे उनके मेले में वो आगे बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ नंबर 8 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद पैराग्राफ नंबर 9 पर आते हैं। पैराग्राफ नंबर 9 के लिए चलिए आगे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले पैराग्राफ में देखा कि वो बच्चा जो था वो सपेरे की तरफ और उसके जो बीन बजा रहा था, जो उसके संगीत की तरफ, और साथ ही उस सबसे बड़ी बात उस सांप की तरफ आकर्षित हो जाता है बच्चा, और देखता है कि किस प्रकार से एक सांप बीन पर, यानी बीन की जो धुन पर, उसकी संगीत पर नाच रहा है। तो ये देख के बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन वो उससे पहले कि आगे बढ़े, उसके पास जाए। अब वो उसके पास जाएगा तो उसको उसका खेल देखना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे तो उसके पास है नहीं, तो वो अपने माता पिताजी से ये कहेगा इसके लिए कि मुझे वहाँ जाना है, सांप का नाच देखना है, सांप का खेल देखना है। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे वो लोग, उसको पता है, पहले ही मना कर देंगे कि ये कितना घटिया सा संगीत है, तुम ये क्यों सुनोगे। उन्होंने उसको पहले ही से मना किया था कि इस तरह का संगीत नहीं सुना जाता, ये अच्छी बात नहीं होती। तो ये सुनकर कहीं उसको फिर से डांट पड़ जाएगी। अभी वो कहेगा सांप के पास जाने के लिए, तो उसके माता पिता दोनों ही उसको डांट देंगे। तो ये सोच के वो उसके पास नहीं जाता है और माता पिता के पीछे पीछे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, उसका वो अपने माता पिता जी के पीछे पीछे चल तो रहा है ज़रूर, लेकिन उसका ध्यान नहीं है उनकी तरफ। उसका ध्यान इधर उधर चीज़ों की तरफ ज़्यादा भटक रहा है। वो उनके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा कभी इस चीज़ की तरफ, तो कभी दाईं चीज़ की तरफ, कभी बाईं चीज़ की तरफ वो अटक जाता है। कभी हर बार उसका ध्यान भटक रहा है। तो पैराग्राफ नंबर 9 में हम देखते हैं कि आगे जब वो बढ़ता है तो उसे क्या दिखता है? देयर वॉज अ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट का अर्थ होता है झूला। ठीक है, एक ऐसा झूला जो बार बार एक ही तरह से चक्कर की तरह चलता है, उसको राउंड अबाउट कहते हैं। ठीक है, राउंड अबाउट दो तरीके से हो सकता है। एक ऐसा झूला जो मतलब वर्टिकली चले, मतलब कि ऊपर जा करके फिर नीचे आए, जैसे कि अक्सर हम लोग मेले में देखते हैं, देखा ही होगा। और एक और झूला होता है जो शायद कहीं कहीं पे होता है, जो हॉरिजॉन्टली चलता है, मतलब ऐसे ऐसे चक्कर काटता है। ठीक है, दोनों को ही राउंड अबाउट कहेंगे। यानी कि एक ऐसा झूला जो किसी एक जगह से शुरू करके अपना चक्कर पूरा करके वापस उसी जगह पर आ जाए और फिर वापस अपना चक्कर करे और यही चीज़ बार बार करता रहे, उसको बोलेंगे राउंड अबाउट, यानी कि गोल गोल घूमने वाला झूला। तो वो गोल घूमने वाला झूला जैसे मेले में होता है वैसा था, ऊपर से नीचे आने वाला, फिर नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। ऐसा मेले में ऐसा झूला जो था वो वहाँ पर दिखता है उसको। जब वो उसे देखता है तो क्या होता है? वो झूला चल रहा है इन फुल स्विंग। स्विंग का मतलब होता है अपने पूरे जोर पे चल रहा है। स्विंग का मतलब झूलना ही होता है, लेकिन फुल स्विंग का मतलब होता है बहुत तेज़ी से घूम रहा है, ज़ोर ज़ोर से चल रहा है। अब ज़ोर ज़ोर से चल रहा है तो क्या होगा? वहाँ पे उस पर जो लोग बैठे होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। तो मैन यानी कि आदमी, वीमेन यानी औरतें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कभी WOMAN होता है और एक होता है शब्द WOMEN, देखिए दो अलग अलग शब्द हैं। तो जब वुमैन होता है, बहुत से लोग उसको वुमैन पढ़ेंगे और इसको वुमैन पढ़ेंगे, दोनों को एक जैसा प्रोनाउंस करेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जब मैन की तरह MAN लगता है, मैन जैसा होता है, तो उसका मतलब होता है एक वचन, यानी एक औरत। और जब MEN मैन होता है तो उसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक, यानी बहुवचन की बात की जा रही है। लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन में यानी उच्चारण में बहुत अंतर होता है। दोनों को वो मैन नहीं कहा जाता, वो मैन तो नहीं कहा जाता। तो क्या कहेंगे? जब एक वचन होता है तो उसको बोलेंगे वू मन, सिर्फ मन, मन ऐसे ही पढ़ेंगे, बाकी वू मन पढ़ेंगे। और जब जो बहुवचन होता है तो उसको वीमन पढ़ेंगे, बहुवचन के लिए वीमन, एक वचन के लिए वुमन, बहुवचन के लिए वीमन। ठीक है, तो लिखते ज़रूर हैं वुमैन, लेकिन पढ़ेंगे हम वीमन। वीमन में जैसे कि बहुत से लोग ये सोचेंगे कि W के साथ E तो लगा नहीं है, ना ही I लगा है, तो हम वीमन क्यों पढ़ेंगे? लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण वीमन ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आगे देखते हैं।
क्या है, मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि आदमी, औरतें और बच्चे क्या कर रहे हैं, कैरीड अवे, यानी कि ले जाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे उनको कौन ले जा रहा है, यहाँ पे ने जो झूला जो चल रहा है वो उनको ले जा रहा है, किसी दूसरी जगह, दूर नहीं ले जा रहा है, मतलब एक ही जगह पे चक्कर खिला रहा है, बार बार घुमा रहा है, ठीक है, झूला उनको घुमा रहा है। इन अ वर्लिंग मोशन, यानी तेज़ी से घूमते हुए मोशन में, यानी इस गति में उनको, लोगों को जो बैठे हुए हैं उस झूले पे उनको घुमा रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, श्राइक्ड एंड क्राइड। क्राइड का मतलब होता है तेज़ आवाज़ में बोलना, चीखना, एंड क्राइड का मतलब रोना भी होता है, कभी कभी कह सकते हैं, यानी आवाज़ से रोने को क्राइड कहते हैं, ठीक है। और श्राइक्ड ये भी पास्ट टेंस से बना है, ये भी पास्ट टेंस है। तो ये क्राइड जो है वो क्राई से आया है शब्द, और इसका जो श्राइक का मतलब होता है चीखना, तो श्राइक का पास्ट टेंस यहाँ पे लिया गया है, श्राइक्ड, यानी चीख रहे थे बच्चे और बूढ़े और आदमी, बूढ़े तो नहीं कह सकते, आदमी और औरतें और बच्चे, जितने भी लोग बैठे हुए थे उस पर, यहाँ पे जो तीनों के बारे में लिखा है, वो तेज़ आवाज़ में चीख रहे थे। चीख रहे थे कैसे, डर के मारे या रो रहे थे, क्या कर रहे थे, वो चीख ज़रूर रहे थे, लेकिन कैसे, विद डिजी लाफ्टर, मतलब हंसी के साथ आवाज़ जो मिक्स होती है, हंसी के साथ जब चीख मिक्स हो जाती है तब इसको कहेंगे श्राइक्ड विद डिजी लाफ्टर। लाफ्टर का अर्थ होता है हंसी, और डिजी लाफ्टर का मतलब होता है दबी हुई हंसी, ठीक है। तो हंसी के साथ वो चीख रहे थे, और हंसी के साथ कोई कब चीखता है, हंसते हुए तब चीखता है जब उसके आनंद की सीमा बहुत अधिक हो जाती है, सीमा पार हो जाती है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है कि मतलब वो हंस रहा है। एक होता है अगर कोई इंसान प्रसन्न होता है तो वो मुस्कुराता है, ठीक है, और ज़्यादा प्रसन्न होता है तो वो धीमे से हंस देता है, और ज़्यादा प्रसन्न होता है बहुत ज़्यादा तो वो ठहाके मारता है, और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है जिसके कह सकते हैं कि बिल्कुल उसकी सीमा पार हो जाती है, लिमिट ही पार हो जाती है, तब क्या होता है, लाफ्टर, उस क्या हंसी ठहाके मार के हंसना, मतलब ऐसे हंसना कि लगता है कि एक सेकंड के लिए लगता है कि वो हंस रहा है कि रो रहा है कि चीख रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन वो हंस रहे होते हैं। ऐसे ही बच्चे और आदमी और औरतें सब के सब चीख ज़रूर रहे थे, लेकिन वो हंसते हुए चीख रहे थे, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, इतना ज़्यादा आनंद आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। जब बच्चा उनको देखता है कि यहाँ तो इस झूले में तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठे हैं, आदमी भी बैठे हैं, या औरतें भी बैठे हैं, मतलब छोटे बच्चे तो बैठे ही हैं, और साथ में उनके माता पिता भी बैठे हैं, उनके भाई बहन जो है बड़े वो भी बैठे हैं। तो जब इतने बड़े लोग जब झूला झूल सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं झूल सकता, वो तो अभी छोटा ही है। कि हर बार वो जो अपने आप को रोकता हुआ आ रहा था, इस बार अपने आप को रोक नहीं पाता, अब उसको अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जब देख रहा है कि बड़े बड़े आदमी और औरतें और ये लोग जो हैं उससे उम्र में कई गुना पड़े, यानी कि उसके माता पिता की उम्र के बराबर के लोग हैं, वो भी झूल रहे हैं, तो इतने बड़े लोग झूल सकते हैं तो क्या वो नहीं झूल सकता। इसलिए अभी तक जो अपने आप को वो कंट्रोल कर रहा था अब नहीं कर पाता, हर चीज़ को अपने आप को वो रोक लेता है, इस बार रोक नहीं पाता, और वो क्या कहता है, द चाइल्ड वॉन्टेड देम इंटेंटली, पूरे मन से उसकी इच्छा रखता है, बच्चा चाहता है कि अब हम ये तो हमें चाहिए, ठीक है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, अभी तक वो क्या कर रहा था, धीमे से कहता था, अपने मन में सोचता था कि रहने दो, क्या फ़ायदा कह के, फिर डांट पड़ जाएगी, ये सोच के वो आगे बढ़ जाता था, उस चीज़ को छोड़ देता था। कभी कभी उसके मुंह से उस चीज़ की रिक्वेस्ट निकलती भी थी तो बहुत धीमी आवाज़ में, इतनी धीमी आवाज़ में कि उनके माता पिता तक ये आवाज़ पहुंचती ही नहीं थी, धीमी आवाज़ में रिक्वेस्ट करता था। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की, यानी कि एक ऊंची आवाज़ में ज़ोर से कहा, उसने क्या कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे उस झूले पर जाना है, प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ प्लीज़ कृपया पिताजी माँ, मुझे उस झूले पे बैठना है, मुझे ये झूला झूलना है, मुझे यहाँ जाना है, ये वो अब तेज़ आवाज़ में बोला, ऊंची आवाज़ में बोला। लेकिन क्या हुआ, देयर वॉज नो रिप्लाई, यहाँ पर क्या होता है, एक अजीब सा उसको परिवर्तन दिखाई देता है, उसको कोई जवाब नहीं मिलता, तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सुना ही ना हो या उसकी आवाज़ उन तक पहुंची ना हो। जब वो अपने माता पिता जिसे वो कोई भी रिप्लाई नहीं पाता तो क्या करता है वो, ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, यानी कि उस झूले के बाद से वो आगे देखता है, अपने माता पिता, उसके माता पिता जो आगे जा रहे थे, जल्दी से आगे देखता है कि कहाँ है उसके माता पिता, आगे उसके माता पिता नहीं खड़े हैं, आगे नहीं दिख रहे,
तो भाई ऐसा तो नहीं कि वो कुछ सामान लेने के लिए इधर या उधर खड़े हों। तो वो क्या करता है, दे वर नॉट देयर, आगे वो खड़े नहीं होते, अहेड ऑफ हिम, अहेड का मतलब होता है आगे, उसके आगे वो लोग नहीं हैं, माता पिता अनुपस्थित हैं, वहाँ से गायब हैं, नहीं यहाँ वहाँ पे। फिर वो क्या करता है, ही टर्न्ड टू लुक ऑन ईदर साइड, ईदर साइड का अर्थ होता है दोनों तरफ। ही टर्न्ड का मतलब अपने सिर को मोड़ कर घुमा कर देखता है दोनों तरफ, ईदर साइड यानी दोनों तरफ देखता है। पहले एक तरफ देखता है जल्दी से, वहाँ भी नहीं है उसके माता पिता, फ़ौरन जल्दी से दूसरी तरफ देखता है, उसको उसके माता पिताजी वहाँ भी नहीं दिखाई देते हैं। अब क्या करता है, दे वर नॉट देयर, वो दोनों ही तरफ नहीं है, दोनों ही दिशाओं में उसके माता पिता नहीं है, आगे भी नहीं है, दाएं बाएं भी नहीं है। उसके बाद क्या करता है बच्चा, ही लुक्ड बिहाइंड, अपने पीछे देखता है, कहता है ऐसा तो नहीं कि कहीं उसके माता पिता कुछ सामान लेने के लिए कहीं रुक गए हों, कुछ खरीद रहे हों और वो चलता 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 चला आया झूले की तरफ देख करके। तो पीछे देखता है, चारों दिशाओं में, तीनों दिशाओं में तो देख लिया उसने, चौथी दिशा यानी अपने पीछे भी मुड़कर देखता है, तो देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर उनका कोई चिन्ह नहीं होता, यानी कोई निशान नहीं होता, मतलब वो वहाँ पे उपस्थित नहीं होते। चारों तरफ देखता है बच्चा, चारों तरफ, आगे पीछे, दाएं बाएं, कहीं भी उसके माता पिता नहीं दिख रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, यहाँ से ये कहानी एक तरह से जो टाइटल है वो यहाँ से वैलिड होता है, मतलब यहाँ पे बच्चा क्या है, खो गया है, उसके माता पिता कहीं नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, बार बार वो अपने माता पिता के पीछे तो चल रहा है लेकिन इधर उधर देख रहा है, उसका ध्यान इधर आकर्षित होता है, कभी ध्यान उधर भटकता है, उसका ध्यान अपने माता पिता जी की तरफ नहीं है। उसको ये भी नहीं मालूम कि उसके माता पिता गए कहाँ, आगे निकल गए कि वो पीछे रह गए, कहाँ रह गए पता नहीं, या इधर उधर रह गए उन्हें पता नहीं। इतनी भीड़ है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उसको भीड़ में बाकी दूसरे ढेर सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसको उसके अपने माता पिता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो उस मेले में अब खो गया है पूरी तरह से। ठीक है, यानी कि जो लॉस्ट चाइल्ड के नहीं, मेले में बच्चा वो खो गया है, छोटा सा बच्चा मेले में खो गया, अकेला हो गया वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये था पैराग्राफ नंबर 9 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पैराग्राफ नंबर 9 एंड हो जाता है, ये पैराग्राफ नंबर 9 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने पैराग्राफ नंबर 8 एंड 9 दोनों को कवर किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, और इसके आगे के पैराग्राफ्स को हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।